आवाज आ रही है मेरी तुम लोगों को? ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रीवियस लेक्चर? कोई क्वेरी है तुम लोगों की रिलेटेड टू प्रीवियस लेक्चर? Okay, we were discussing about swagging or the cold working or work hardening. हम जब भी कोल्ड वर्किंग वर्क हार्डनिंग कर रहे होते हैं, जिसका एक जो प्रोसेस है उसको हमने स्वैगिंग का भी नाम दिया है, बाय विच वी आर गोइंग टू मेक वायर्स एंड शीट्स ड्यू टू malleability or ductility property of the metals. So by doing the cold working or work hardening, we are basically inducing stresses inside our material. ठीक है? And to ओके, मैं डिस्कस ये कर रहा हूँ तुम लोगों से कि जब हम कोल्ड वर्किंग और वर्क हार्डनिंग करते हैं बेसिकली, तो हम उसमें क्या करते हैं, मैकेनिकली स्ट्रेस अप्लाई कर रहे होते हैं अबव द यील्ड स्ट्रेस. सो बाय दैट स्ट्रेस वी आर बेसिकली इंड्यूसिंग द stresses inside our material. And after just right after the cold working or work hardening, हम अपने मटेरियल को यूज नहीं करते हैं. उससे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने स्ट्रेसेस जनरेट कराए होते हैं उसमें उनको रिलीज कराते हैं बाय सर्टेन प्रोसेसेस, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज द स्ट्रेस. कोई क्वेरी है बीच में तुम लोगों को? Here you can see that, for example, the orthodontic appliances. You all are familiar with that orthodontic treatment के हम उसमें pieces of wires use कर रहे होते हैं जो basically metals और alloys के ही बने होते हैं. तो by the time of using those wires हम उसमें stresses relieve करा चुके होते हैं, because अगर हम right after the making of that wire अगर उसको without relieving their stresses use करेंगे तो क्या होगा, with the passage of time उनके अंदर से stresses खुद से release होंगे, and due to that release of stresses there will be a loss of fit. ठीक है? And by that problem that wire will not going to work, जो उसको हमें उस वायर के थ्रू प्रेशर जनरेट कराना है टीथ में फॉर द अलाइनमेंट पर्पस. तो क्या होगा, ओवरऑल ट्रीटमेंट फेलियर होगा, क्योंकि जो हमारा मटेरियल है वो ही जब लॉस ऑफ फिट हो जाएगा, बिकॉज जनरली अगर हम खुद से उसमें से स्ट्रेसेस रिलीज नहीं कराएंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम उसको विदाउट रिलीजिंग देयर स्ट्रेसेस पेशेंट के माउथ फिट कर देंगे और प्रेशर उसके थ्रू एक्सर्ट कराना शुरू करेंगे, तो होगा क्या कि उसको अगर सपोज हमें 1 मंथ के लिए रखना है फॉर द एप्लीकेशन प्रेशर ऑन द टूथ, तो क्या होगा, वो 2-4 दिन में 3-4 दिन में उसमें से खुद से स्ट्रेसेस रिलीव होना शुरू हो जाएंगे और देयर विल बी अ लॉस ऑफ फिट, एंड जो प्रेशर उसको अप्लाई करना था वो नहीं कर सकेगा, तो अल्टीमेटली देयर विल बी द ट्रीटमेंट फेलियर. ठीक है? तो हम बेसिकली करते क्या हैं, आफ्टर द कोल्ड वर्किंग और वर्क हार्डनिंग
व्हाट वी विल गोइंग टू डू, कोई बताएगा मुझे, आंसर देगा इसका? ये भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है तुम लोगों के वाइवास में कि क्या हम करते हैं जस्ट आफ्टर द कोल्ड वर्किंग ऑफ वर्क हार्डनिंग टू रिलीज द internal stresses of that material. Can anyone of you going to answer me? Yes, हम स्ट्रेस रिलीफ अनीलिंग का एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम स्ट्रेसेस रिलीव कराते हैं जो हमने स्ट्रेसेस जनरेट कराए होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल्ड वर्किंग और वर्क हार्डनिंग. अब मेरी साउंड क्लियर है तुम लोगों को? वन ऑफ यू आर सेइंग के साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, तो कैन यू नाउ हियर मी प्रॉपर्ली? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ तुमको कि हम जो मेटल या एलॉय को कोल्ड वर्किंग या वर्क हार्डनिंग करते हैं उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली मैकेनिकल हैमरिंग कर रहे होते हैं और मैकेनिकल लोड अप्लाई कर रहे होते हैं by which the stresses are induced in that material. And before going to use that material for clinical application, initially what we will going to do, we will going to release those stresses जो हमने generate कराए हैं. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Internal stresses may be eliminated by a low temperature heat treatment. ठीक है, जिसको हमने नाम दिया है स्ट्रेस रिलीफ अनीलिंग. और ये किस टेम्परेचर पे हम इस प्रोसेस को, स्ट्रेस रिलीफ अनीलिंग को कैरी करते हैं? बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. बिकॉज अगर हम इसको अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो है वो लेकर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे क्रिस्टल्स जो है वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाएंगे और मोल्टन फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे. सो इट दिस प्रोसेस विल बी कैरीड आउट बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. और होगा क्या उसमें, बेसिकली जो हमने डिस्कस करा था कि हम कोल्ड वर्किंग के थ्रू ग्रेन शेप को चेंज कर रहे होते हैं जो इक्विएक्स फॉर्म से फाइब्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है. सो बाय दिस स्ट्रेस रिलीफ अनीलिंग बेसिकली हमारा जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है वो अगेन हमारा इक्विएक्स फॉर्म में आ रहा होता है, जो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस करा है कि बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ओवर alloy that got cold work will again retain its equix form of the grain. अनीलिंग कराने के पर्पसेस क्या है हमारे पास? जो स्ट्रेस रिलीफ अनीलिंग का प्रोसेस हम करा रहे हैं, बेसिकली इट इज अ हीट ट्रीटमेंट जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर के अंदर मटेरियल को हम प्लेस करते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. और वो टेम्परेचर कितना होता है? it is below the recrystallization temperature of that alloy. वो टेम्परेचर वेरी करेगा with the difference of material. अगर हमारे पास alloy जो कंपोनेंट है वो सपोज कॉपर और आयरन का है तो उसके लिए हमारा जो एनेलिंग टेम्परेचर होगा वो डिफरेंट होगा. एंड सपोज हमारे पास अगर गोल्ड का एलॉय है तो उसके लिए जो हम एनीलिंग का टेम्परेचर रखेंगे दैट विल बी डिफरेंट. ठीक है, द बेसिक पर्पस फॉर process of stress relief annealing is to induce ductility
again in that material, used to soften that material, used to relieve the internal stresses. ठीक है, ये 3-4 बेसिक फंक्शंस हैं जिनकी वजह से हम स्ट्रेस रिलीफ अनिलिंग का प्रोसेस कंडक्ट करते हैं। क्लियर हो रहा है ये तुम लोगों को? जब हम कोल्ड वर्किंग करते हैं तो बेसिकली मटेरियल के अंदर डक्टिलिटी कम हो जाती है ड्यू टू दैट चेंज इन द फाइब्रस फॉर्म फ्रॉम इक्वीएक्स फॉर्म। जो ग्रेन शेप चेंज होता है इक्वीएक्स फॉर्म से फाइब्रस फॉर्म में, तो by that change of the shape of that grain the properties are altered। और होता क्या है, जब फाइब्रस फॉर्म में आ जाता है हमारा मटेरियल तो उसकी डक्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, मैलिएबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है, उसमें हार्डनेस जनरेट हो जाती है, ठीक है, और उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों को दोबारा से रिटेन करने के लिए हम स्ट्रेस रिलीफ हीलिंग का प्रोसेस कैरी करते हैं, सो दैट हम अपनी डक्टिलिटी को दोबारा से रिटेन कर सकें, मटेरियल को सॉफ्टन कर सकें, और जो इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हुए हैं वो रिलीज हो सकें, सो दैट जब हम अपने मटेरियल को अब क्लिनिकल एप्लीकेशन के लिए यूज करें तो एट दैट टाइम हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मटेरियल विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। One of the other function of stress relief annealing is to achieve the refined grain structure of that alloy or of that metal into a homogeneous form। ठीक है, जब हम कोल्ड वर्किंग करते हैं तो होता क्या है कि हमारा जो मटेरियल है उसके जो ग्रेन्स हैं वो होमोजेनस फॉर्म से हेट्रोजेनस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी जो उसकी सरफेस वाले ग्रेन्स हैं जहाँ पे हैमरिंग हमने करी तो सरफेस वाले ग्रेन्स ज्यादा फाइब्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे एज कंपेयर टू द ग्रेन्स दोज आर इन द मिडल ऑफ दैट मटेरियल। जो सेंटर में होंगे वो ऑलमोस्ट नियर टू इक्वीएक्स फॉर्म में ही होंगे क्योंकि वहां पर स्ट्रेस डायरेक्टली हिट नहीं हुए वहां पर, ठीक है। जो सरफेस है एज कंपेयर टू द सेंटर ऑफ दैट मटेरियल चेंजेस ज्यादा है आएंगी ऑन दैट ग्रेन्स, और होगा क्या, वहां पे सरफेस पे जो ग्रेन्स हैं वो इक्वीएक्स फॉर्म से फाइब्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट our material will going to be heterogeneous in form, यानी सेंटर वाले ग्रेन्स जो हैं वो इक्वीएक्स फॉर्म में होंगे और जो सरफेस वाले ग्रेन हैं वो फाइब्रस फॉर्म में होंगे। तो जो ग्रेन जो नेचर ऑफ ग्रेन्स इनसाइड दैट सिंगल मटेरियल विल बी चेंज, वो दो तरह की होगी उस एक ही मटेरियल के अंदर। जो सेंटर वाले हैं इक्वीएक्स हैं और जो सरफेस वाले हैं वो फाइब्रस हैं, जिसकी वजह से हम उस मटेरियल के ग्रेन्स को कहेंगे हेट्रोजेनस फॉर्म। हम उसको दोबारा से होमोजेनस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोसेस भी अप्लाई कर रहे होते हैं, दैट इज द स्ट्रेस रिलीफ अनीलिंग, ठीक है। और करते कैसे हैं इसको हम, अनीलिंग टेम्परेचर हम जो है वो सेट करते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट इंडिविजुअल मटेरियल। जो उसका बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा वो हम सेट करते हैं और उस टेम्परेचर पे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मटेरियल को रखते हैं सो दैट उसके जो स्ट्रेसेस हैं वो रिलीज हो जाएं, एंड देन कंट्रोल्ड कूलिंग करते हैं। फिर उसकी सडन कूलिंग नहीं करते, उस बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे रखा हमने, उसको हीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा, स्ट्रेसेस रिलीज हुए उसमें से, एंड देन आफ्टर दैट we will going to cool down it in a controlled rate so that जो उसके अंदर होमोजेनेसिटी है वो मेंटेन कर सके दोबारा से। अदरवाइज जो मटेरियल का हेट्रोजेनस फॉर्म है वो ही रह जाएगा अगर हम कंट्रोल कूलिंग नहीं करेंगे तो, ठीक है। एंड इट इज अ टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट। यू कैन बी आस्क्ड दैट stress relief annealing is what type of a treatment? So it is basically a heat treatment. अच्छा, अब हम बेसिकली जो डेंटिस्ट्री में मेटल्स को यूज कर रहे होते हैं, दोस आर नॉट
originally in a pure form, because pure form में जो metals होते हैं उनके some disadvantages हैं, like वो soft होते हैं और वो corrode easily हो जाते हैं. So for that purpose, what we are going to do, we, for purpose of application of metals in dentistry, we basically made alloys for that. ठीक है, to enhance the properties of those individual metals. So we will going to mix two or more metals. In those two or more metals, there may be a non-metal also. Okay, so हम basically जो dentistry के अंदर metals को use कर रहे होते हैं, those are in the form of alloys. Such mixers are generally prepared by combining two or more elements above their melting point. ठीक है, जब हम metals को combine करके alloy form करते हैं तो formation of alloy की different natures होती हैं, जिसको हम भी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. जब सपोज हमने two or more इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मोल्टन फॉर्म में लेकर आए और हमने मिक्स कराया, और उसके बाद जब हम उसको सॉलिडिफाई करेंगे तो वो इन द फॉर्म ऑफ एलॉय फॉर्म हो जाएगा. लेकिन वो जब कूल डाउन होगा तो वो उसकी डिफरेंट नेचर्स के थ्रू हमें शो करेगा, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल एलिमेंट्स. वो किस तरह से हमें डिफरेंट नेचर्स में मिलेगा. अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज ये ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम दो मेटल्स को लाएंगे तो दैट एलॉय विल बी अ बाइनरी एलॉय, और अगर मोर देन टू होंगे, लाइक 3 मेटल्स होंगे, तो उस एलॉय को नाम देंगे टर्नरी. ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज अ टर्नरी एलॉय. सो बेसिकली द एलॉय कंटेनिंग 3 मेटल्स आर नोन एज टर्नरी एलॉयज. ठीक है, मोल्टन फॉर्म में जब हम मेटल्स को मिक्स करते हैं तो म्यूचुअली they are going to dissolve into each other, and after cooling down they will be solidified and will be going to appear in 4 different forms. ठीक है, अब वो कौन कौन सी 4 डिफरेंट फॉर्म्स, वो अगेन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है. ये अच्छे से समझना होगा तुम लोगों को कि जब हम मोल्टन फॉर्म में मेटल को मिक्स करते हैं और उसके बाद जब उसको सॉलिडिफाई करते हैं तो वो उनकी बेसिकली इन ऑल 4 शक्लें होती हैं, जिनमें से वो हमें किसी एक शक्ल में मिल सकता है. वो कौन कौन सी होंगी? लाइक सॉलिड, नंबर 1 इज द सॉलिड सॉल्यूशन. सॉलिड सॉल्यूशन में हमें मटेरियल कहाँ का मिलता है? मेटल कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन ईच अदर. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसकी मिसाल दूं तुम लोगों को कि स्टेनलेस स्टील है, जिसमें हमारे पास कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? आयरन होगा, कार्बन होगा बेसिकली. ठीक है, तो हम इन दोनों को मोल्टन फॉर्म में मिक्स करेंगे और जब कूल डाउन करेंगे तो ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में जब हमें अवेलेबल होगा तो बोथ द कंपोनेंट्स आर सॉल्युबल इनटू ईच अदर. यानी सॉलिडिफाई होने के बाद हम उनको इंडिविजुअली जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि उसमें आयरन कहाँ पर है और कार्बन कहाँ पर है. वो मिक्स इस तरह से हो जाएगा कि वो एक जान हो जाएगा बिल्कुल. ठीक है, हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे. The metal components may remain soluble in each other, forming a solid solution. Solid solution की फर्दर हमारे पास different types हैं. What are they? ठीक है, हमने पहले तो ये डिस्कस करा कि जब हम लिक्विड फॉर्म से अपने मटेरियल्स को 2 या 3 मटेरियल्स को, एलिमेंट्स को लिक्विड फॉर्म में मिक्स करेंगे और कूल डाउन करेंगे तो हमारे पास इन ऑल 4 तरह की चीजें हमें मिल सकती हैं. उसमें सबसे पहला क्या था? सॉलिड सॉल्यूशन था. सॉलिड सॉल्यूशन में हमें मटेरियल इस तरह का मिल रहा था, हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को बाद में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब हम उनको मोल्टन फॉर्म में मिक्स कर दें और वो कूल डाउन हो जाए. ठीक है, तो ये जो पहली टाइप है, फर्दर हमारे पास सब
थ्री टाइप्स हैं, थ्री फर्दर सब टाइप्स हैं ऑफ द सॉल्यूशन. व्हाट आर दे? Random solid solution. Number one subtype of solid solution is the random solid solution. ठीक है, इसमें हमें किस तरह से मिलेगा? The component of metal atoms occupy random sites in crystal lattice. इसकी मैं पिक्चर तुम लोगों को शो करता हूँ so that concept बेहतर बन सके. Here you can see that हमारे पास सबसे पहला वाला जो है ना वो प्योर मेटल है, उसमें सारे एटम जैसे हैं और कोई और उसमें एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, सारे देखो ग्रेन्स और जो एटम्स हैं वो सिमिलर टाइप हैं. ठीक है. द सेकंड वन इज द सब्स्टिट्यूशनल एलॉय. इसमें क्या है कि जो रेड वन है वो एक एलिमेंट के एटम्स हैं, जो ब्लू वंस हैं वो सेकंड एलिमेंट के एटम हैं और वो सब्स्टिट्यूट हो गए हैं इनसाइड द फर्स्ट एलिमेंट. जो सेकंड एलिमेंट के एटम्स हैं in that substitution alloy, the atoms of the second element are substituted in the atoms of first element. ठीक है. The third one you can see here are the interstitial alloys. ये जो ग्रीन एटम्स हैं ये प्लेस हुए हुए हैं इनसाइड द इंटरस्टिशियल स्पेसेस. जो हमारी फर्स्ट एलिमेंट के एटम्स के बीच में स्पेसेस रह गई हैं, वहां पे हमारा जो सेकंड एलिमेंट के एटम्स हैं वो ऑक्यूपाई हुए हुए हैं इनटू दोस इंटरस्टिशियल स्पेसेस. ठीक है. एंड इन द फोर्थ वन यू कैन सी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशनल एज वेल एज इंटरस्टिशियल. यानी यहाँ पर हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं इन दैट एलॉय, जिसमें नंबर वन are the red ones, number two are the blue ones, and the number three are the green ones. नंबर वन एटम के बीच में जो आए हैं उनको हमने कहा है सब्स्टिट्यूशनल, क्योंकि वो उन फर्स्ट एलिमेंट के एटम्स को हटा के वहां पर सब्स्टिट्यूट हो गए हैं वो सेकंड एलिमेंट के एटम. ठीक है. ऑन दैट बेसिस वी आर कॉलिंग इट एज सब्स्टिट्यूशनल. और तो जो थर्ड वाले हैं वो इनटू दोस इंटरस्टिशियल स्पेसेस को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है, जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच में जो स्पेसेस हमारी रह गई हैं जिनको हमने नाम दिया है इंटरस्टिशियल स्पेसेस. सो द एलिमेंट ऑफ द थर्ड एलिमेंट के जो एटम्स हैं आर ऑक्यूपाइड इनटू दोस इंटरस्टिशियल स्पेसेस. सो this type of alloy is basically a combination of substitution as well as interstitial. ठीक है. तो मैं coming back to the previous, हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास इन ऑल alloys की जो टाइप्स हैं वो चार हैं, जिसके अंदर फर्स्ट जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन है, उसके फर्दर थ्री टाइप्स हैं, जिसमें फर्दर थ्री टाइप्स की जो फर्स्ट टाइप है दैट इज द रैंडम सॉलिड सॉल्यूशन. उसमें हमारे पास जो एटम्स अरेंज हुए हुए हैं वो रैंडमली होंगे. सपोज दो एटम हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट के आए, फिर थर्ड का आ गया, फिर हमारे पास चार एटम जो है वो फर्स्ट के आ गए, फिर एक जो है वो सेकंड का आ गया. इस तरह से कोई तरतीब नहीं है उनकी, वो हैप्पैज़र्डली और डिसऑर्डरली अरेंज हुए हुए हैं. So on that we are going to call that type of solid solution as random solid solution. ठीक है. उनमें एटम्स जो हैं वो ऑक्यूपाई करेंगे रैंडम स्पेसेस, यानी कोई फिक्स उनकी ऑर्डर नहीं होगा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का. इसका अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास गोल्ड कॉपर एलॉयज होते हैं. ठीक है. द एग्जांपल फॉर रैंडम सॉलिड सॉल्यूशन आर द गोल्ड कॉपर एलॉयज. सेकंड टाइप हमारे पास जो सॉलिड सॉल्यूशन की होगी दैट विल बी द ऑर्डर्ड सॉलिड सॉल्यूशन. ठीक है. इसमें क्या मिलेगा हमें? जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा वो इन अ ऑर्डर्ड वे में होगा.
यहाँ पे अगर तुम लोग देखो जो नीचे तुम्हें पिक्चर नजर आ रही है, इट इज अ एग्जांपल ऑफ ऑर्डर्ड सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें हमारे पास ग्रीन एंड पर्पल एलिमेंट्स हैं जो दो तरह के हैं, वो अरेंज हुए हुए हैं इस एलॉय के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, and the third type of the solid solution are the interstitial solid solutions। इसमें क्या होगा, हमारा जो सेकंड या थर्ड एलिमेंट होगा उसके एटम्स ऑक्यूपाई करेंगे इंटरस्टिशियल स्पेसेस लाइक हियर इन दिस केस। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरस्टिशियल एलॉय, जो पॉइंटर प्लेस हुआ हुआ है कि फर्स्ट एटम जो है वो रेड कलर में है और जो सेकंड एलिमेंट है वो, उसके एटम्स हमारे पास इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर ऑक्यूपाई हुए हैं। सो फॉर ऑन दैट बेसिस वी आर कॉलिंग इट एज इंटरस्टिशियल एलॉयज। ठीक है, तो हमारे पास इन ऑल एलॉयज की चार टाइप्स हैं। नंबर वन इज अ सॉलिड सॉल्यूशन। इसकी फर्दर थ्री टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी है? रैंडम सॉलिड सॉल्यूशन, रैंडम मतलब डिसऑर्डर्ड सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको नाम बदल के भी हम कह सकते हैं रैंडम गो, जिसमें हैप्पैज़ार्डली अरेंज हुए हैं एटम्स, रैंडम और डिसऑर्डर्ड। द सेकंड वन इज द ordered solid solution, or it may be called as substantial solid solution, and the third one is the interstitial solid solution. These are the three subtypes of solid solutions. इनकी example भी रखना। ordered solid solutions are the palladium silver alloys, and the example of interstitial solid solution are titanium alloys। ठीक है, the second type of alloy जो हमें मिल सकते हैं, फर्स्ट टाइप था सॉलिड सॉल्यूशन, द सेकंड टाइप इज द यूटेक्टिक एलॉयज। इसमें क्या मिलेगा हमें? द मेटल कंपोनेंट्स आर इनसॉल्युबल इन ईच अदर। जब हम उनको मोल्टन फॉर्म में जो हमारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करेंगे और जब वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे तो वो अपीयर होंगे एज इनसॉल्युबल फॉर्म, यानी हम उनको सॉलिडिफाई होने के बाद इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ठीक है, लाइक दैट जब हमने स्टील की एग्जांपल दी तो हम उसमें इंडिविजुअली आयरन और कार्बन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ऑन सरफेस, बट इन यूटेक्टिक अलॉय हमारे पास जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं वो इनसॉल्युबल रहेंगे एंड they will be appeared as insoluble form after the solidification। ये वाले टाइप के एलॉयज यूज नहीं करे जाते हैं बिकॉज दे आर ससेप्टेबल टू द करोजन, सो फॉर दैट पर्पस दे आर नॉट इन क्लिनिकल यूज। ठीक है, थर्ड टाइप इज बस पेरिटेक्टिक एलॉयज। मेटल कंपोनेंट्स आर पार्शियली सॉल्युबल इनटू ईच अदर। इसमें क्या होगा, जो हमारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं वो ना कंप्लीटली सॉल्युबल होंगे ना कंप्लीटली इनसॉल्युबल होंगे, इंस्टेड क्या होंगे, वो पार्शियली सॉल्युबल होंगे। लाइक टू कंपोनेंट्स हैं हमारे पास ए एंड बी, तो इन सर्टेन केसेस हमें क्या मिलेगा कि ए इज सॉल्युबल इन बी, जहां पे सपोज रेशियो ज्यादा होगा ए का तो बी जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा इनसाइड ए, and dominating portion of that alloy will be basically composed of A। ठीक है, यानी हम अगर इन ऑल इसको कहें तो A will be solidified in B और B will be solidified in A। ठीक है, those are the type, and the fourth one, the final form of the alloy जो हमें मिलती है, that are the
formation of intermetallic compounds. ठीक है, these are the 4 types of alloys. इनमें क्या हमें मिलेगा इंटरमेटालिक कंपाउंड्स में? मोस्टली जो कॉमनली हम जिनको एलॉय कह रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास मेटालिक बॉन्डिंग होती है, they basically exhibit metallic bonding and the potential of slip planes are reduced in these types of alloys. They are relatively hard and brittle comparing to the other types of alloys. ठीक है, तो इन ऑल हमारे पास 4 टाइप्स के alloys हैं: सॉलिड सॉल्यूशन, eutectic alloys, peritectic alloys and intermetallic compounds. और हमारे पास जो टाइप 1 है उसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, सब टाइप्स। जो सॉलिड सॉल्यूशन है उसकी फर्दर सब टाइप्स हैं हमारे पास: random solid solutions, ordered solid solutions and interstitial solid solutions. Okay, मैं right now stop हूँ यहाँ पे. Take care, Allah.